हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लेके आए हैं एनसीएफ की क्लास लेके आए हैं। ठीक है, किसकी क्लास है? एनसीएफ 2023 की क्लास लेके आए हैं। यह बहुत ही हेल्पफुल होगा जो हमारे लिए ईएमआरएस के लिए और जो सीटेट का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023 क्या कह रहा है? तो एनसीएफ का पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर आधारित है। यानी एनसीएफ किसके विजन पर आधारित है? तो एनईपी 2030 के विजन पर आधारित है यह। ठीक है, और इसे लागू करने के लिए विकसित की गई है। एनसीएफ भारत में 3 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी एनसीएफ कितने आयु वर्ष के लिए ध्यान केंद्रित करता है? तो 3 से 18 वर्ष के लिए ध्यान केंद्रित करता है। यह एनईपी 2020 में परिकल्पित स्कूल शिक्षा 5+3+3+4 पाठचर्या और शैक्षणिक पुनर्गठन में 4 चरणों का कदर करता है। कितने चरणों का कदर करता है? तो 4 चरणों का कवर करता है। किसका करता है? 4 चरणों का कवर करता है। कौन कौन सा? 5+3+3+4। यह 4 चरण कौन से हैं? तो 5+3+3+4 चरण का कवर करता है। यह नई संरचना पिछली 10+2 शिक्षा प्रणाली की जगह लेती है। बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाशील होने के लिए डिजाइन की गई है। अवधि की बात करें तो पहली जो स्टेज है, मूलभूत स्टेज है, आप पढ़ चुके हैं। पहली मूलभूत स्टेज है जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। और इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों की बात की जाएगी? तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें? यह जो होगा खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा केंद्रित होगी। जो फाउंडेशनल स्टेज होगा किस पे आधारित होगा? खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा केंद्रित होगी। इसमें भाषा, संख्या ज्ञान, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करता है। ठीक है, इसमें 3 वर्ष की बात जो की गई है, 3 वर्ष का आंगनबाड़ी होगा जिसमें प्री स्कूल होगा और 2 वर्ष की जो कक्षा होगी पहली और दूसरी कक्षा की बात कही गई है इसमें। ठीक है, करते हैं दूसरे स्टेज की बात करते हैं दूसरे स्टेज की। दूसरे स्टेज को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिक्षा या प्रीपरेटरी सिस्टम या प्रीपरेटरी स्टेज। वर्ष कितने होगी? यह होगी 3 वर्ष की। एज कितना होगा इसमें? 8 से लेकर 11 वर्ष। इसमें विषय क्या होगा? पढ़ना, लिखना, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषाएं, विज्ञान, गणित आदि में इसमें विषयों में कौन सी शिक्षा होगी? इंटरैक्टिव टीचर और अध्यापक इंटरैक्टिव करेंगे, संवादात्मक बातचीत करेंगे एक दूसरे से, वो वाली शिक्षा की शुरुआत होगी। यानी इंटरैक्टिव शिक्षा की कक्षा की शुरुआत होगी। कब होगी? 8 से 11 वर्ष की। और कक्षा कौन सी शुरू होगी? तो तीसरी कक्षा शुरू होती है। तीसरी कक्षा इंटरैक्टिव कक्षा शुरू होगी। ठीक है, इसमें कौन सी कक्षा शामिल होगी? तो 3 से लेकर 5वीं क्लास तक की कक्षा इसमें शामिल होगी। सारी चीज़ों को ध्यान देना, इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करेंगे मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज कितने का है? तीसरे क्रम की शिक्षा है। तीसरे क्रम की शिक्षा ये भी कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की है। एज कितना होगा इसमें? एज होगा 11 से 14 वर्ष की एज होगी। विषय इसमें कौन सा होगा? विज्ञान होगा, गणित होगा, कला होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, मानविकी जैसे अमूर्त विषयों की ध्यान देना है। अमूर्त विषय मध्य कक्षा में कौन सी विषय होगी? अमूर्त विषयों की बात कही रही है। ठीक है, अमूर्त विषय सीखने के लिए उद्देश्यों, अनुभवात्मक एक्सपीरियंस लर्निंग की बात की जा रही, एक्सपीरियंस एजुकेशन की बात कही जा रही है। ध्यान केंद्रित करता है। कक्षा कौन सी शामिल होगी? 6 से 8 तक की कक्षा शामिल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा की बात। माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल ये होगी 4 वर्ष की। कौन कौन सी क्लास होगी इसमें? तो 9 से 12 तक की क्लास शामिल होगी। यह क्या होगी? बहुचरण विषयक होगी। यह बहुविषयक क्लास होगी। बहुविषयक क्लास सेकेंडरी स्कूल। कौन कौन सा? शैक्षणिक व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें अधिक लचीलापन, 18 वर्ष विषयों के चुनाव और उच्च शिक्षा करियर के लिए मजबूत नींव बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब बात करेंगे एनसीएफ के लक्ष्य की प्रतिबद्धताएं एनईपी 2020 से। ठीक है, एनसीएफ को 2020 के विजन को निम्नलिखित तरीकों से लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है? पहला है समग्र विकास। बच्चों का समग्र विकास करना। समग्र विकास में क्या शामिल है? मानवीय क्षमताएं, मूल्य, स्वभाव की पूरी श्रृंखला का विकास करना है। रटने और सामग्री संचय पर अत्यधिक जोर से दूर जाना है। ऐसे विकास के लिए जगह बनाने के लिए सामग्री में कमी की आवश्यकता है। क्या करना है? पाठ्यक्रम में कमी करना है। पुस्तक में जो बड़े बड़े चैप्टर थे उन चैप्टरों को खत्म करना है। ठीक है, एकीकृत और समग्र शिक्षा की व्यवस्था करनी है। कौन सी शिक्षा? एकीकृत और समग्र शिक्षा, जैसे गणित से लेकर खेल तक सभी विषयों और शिक्षणों को डोमेन को समान दर्जा देना है। सभी विषयों को समान दर्जा देना है। यह सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को भी एकीकृत करता है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा को भी एकीकृत करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? वास्तविक चुनौतियों का समाधान करना है, जैसे साक्षरता, संख्या ज्ञान के निम्न स्तर को प्राप्त करना है, रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना है, संकीर्ण लक्ष्यों और अपर्याप्त संसाधनों जैसे चुनौतियों का सामना करना है। इसमें भारत में गहरी जड़ें जड़ानी है। ठीक है, जैसे भारतीय सामग्री, भाषाओं, दार्शनिक आधार पर आधारित जो लक्ष्यों और ज्ञान मीमांसा ज्ञान दृष्टिकोण को सूचित करता है, इन सबको भारतीय जड़ों को विकसित करना है। इसमें बात करेंगे पाठचर्या की परिभाषा के बारे में। तो एनसीएफ पाठचर्या को शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में किसी भी संस्थागत सेटिंग में छात्रों के संगठित अनुभव की संपूर्णता के रूप में परिभाषित करता है।
ठीक है। यानी पाठ्यचर्या की जो परिभाषा दी गई है वो किस रूप में दी गई है, तो जो एनसीएफ है, एनसीएफ पाठ्यचर्या को शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में किसी भी संस्थागत सेटिंग्स में छात्रों के संगठित अनुभव की संपूर्णता के रूप में परिभाषित करता है। पाठ्यचर्या को बनाने वाले और उसे जीवंत बनाने वाले तत्वों में क्या क्या शामिल है? पहला, लक्ष्य और उद्देश्य शामिल है, पाठ्यचर्या और सामग्री शामिल है, ठीक है। और क्या शामिल है? शैक्षणिक अभ्यास और मूल्यांकन शामिल है, शिक्षण और अधिगम सामग्री शामिल है, स्कूल है, कक्षा के अभ्यास है, वातावरण है और संस्कृति शामिल है। अन्य कारक जो पाठ्यचर्या को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उनमें है शिक्षक है, उनकी क्षमताएं हैं, अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी है, पहुंच के मुद्दे हैं, संसाधन हैं और प्रशासनिक समर्थन संरचनाएं शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है कि अन्य कारक जो पाठ्यचर्या को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो पाठ्यचर्या को जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उनमें कौन कौन सा है? शिक्षक, उनकी क्षमताएं, अभिभावक, समुदायों की भागीदारी, पहुंच के मुद्दे, संसाधन और प्रशासनिक समर्थक संरचनाएं जो हैं यह पाठ्यचर्या को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। किससे अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं? ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बात करेंगे पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में। करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करती है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य है कि देश भर में विविध पाठ्यचर्या के विकास में सहायता करना है, साथ ही पूरे देश में समरूपता और सद्भाव सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता और समानता पर आधार प्रदान करना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पाठ्यचर्या का आधार। पाठ्यचर्या के आधार में क्या शामिल किया गया? भारत की विविधता को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। यानी देश भर की पाठ्यचर्या को भारत की शानदार एकता और विविधता से सूचित किया जाना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होना चाहिए। कि जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण करना है तो किस चीज़ को ध्यान देना है? भारत की विविधता को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या तैयार करनी है और भारत की जो एकता है उसको एकता को बनाए रखने के अनुसार भी पाठ्यचर्या को ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। एनपीई 2020 की कल्पना क्या है? 2020 की कल्पना है कि संस्थाओं और शिक्षकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यानी 2020 की कल्पना क्या है एनपीई की? संस्था हो गई, शिक्षक हो गए, इन दोनों को क्या बनाना है? सशक्त बनाना है, ठीक है। जिसमें पाठ्यचर्या विकसित करने की शक्ति भी शामिल है और यह शक्ति इसी विविधता तथा उसके पोषण से प्रेरित है। राज्यों के पास अपने संवैधानिक जनादेश के तहत सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है और उनकी अद्वितीय राज्य संदर्भ पाठ्यचर्या के प्रति उनकी अपनी दृष्टिकोण सूचित करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अब पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करेंगे। पाठ्यचर्या की रूपरेखा के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो एक पाठ्यचर्या रूपरेखा का कार्य है, ठीक यही है, क्या ठीक है कि मार्गदर्शक सिद्धांत होना। उसमें क्या होना? गाइडिंग प्रिंसिपल्स होना, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत जैसे पाठ्यचर्या के विकास के लिए मूलभूत सिद्धांत प्रदान करना। दूसरा, लक्ष्य और संरचना यानी गोल्स और स्ट्रक्चर होना चाहिए। पाठ्यचर्या के लिए व्यापक लक्ष्य और एक संरचना निर्धारित करना। तीसरा, सामंजस्य और समानता, हार्मनी एंड इक्वलिटी, देश भर में शैक्षिक अनुभवों में सामंजस्य स्थापित करना और गुणवत्ता तथा समानता को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। किसका है? रूपरेखा का उद्देश्य है। एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्देश्य है, 3 उद्देश्य दिए गए। क्या क्या? मार्गदर्शक सिद्धांत होना, लक्ष्य और संरचना होना, सामंजस्य और समानता होना। किसका है? रूपरेखा का उद्देश्य है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा से क्या विकसित होता है? यानी पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा बनती है उससे क्या विकसित होता है, ठीक है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत, लक्ष्यों और तथ्यों से सूचित होकर संबंधित पदाधिकारी निम्नलिखित विकास करते हैं। और जो संबंधित पदाधिकारी किससे संबंधित है? राज्यों से, बोर्डों से और स्कूलों में शिक्षकों सहित जो पदाधिकारी हैं वह निम्नलिखित विकास करते हैं। क्या विकास करते हैं? पाठ्यक्रम का, शिक्षण अधिगम सामग्री का, मूल्यांकन के तरीकों, ठीक है। पाठ्यक्रम का विकास करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करेंगे और मूल्यांकन के तरीकों का विकास करेंगे। विकास कौन करेगा? तो यह विकास करेगा जो रूपरेखा रहेगी पाठ्यचर्या की, उसको द्वारा जो दिया गया निर्देशक, कौन कौन सा निर्देश दिया गया? मार्गदर्शक सिद्धांत का, लक्ष्य का, तत्वों से सूचित करने का। इनसे सूचित होकर कौन है? पदाधिकारी हैं जो राज्य के हैं, बोर्ड के हैं, स्कूलों में शिक्षक है, वो क्या करेंगे? निम्नलिखित का विकास करेंगे। किसका? पाठ्यक्रम का, सिलेबस का विकास करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का, वो किस पे आधारित होगी? शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, वर्क बुक और पाठ्य पुस्तकों का ये शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे और मूल्यांकन के तरीकों का निर्माण किया जाएगा। अब बात करेंगे एनसीएफ के उद्देश्य क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनसीएफ। एनसीएफ के उद्देश्य होंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का व्यापक उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलना है। यह परिवर्तन
किन बदलावों के माध्यम से होगा? तो यह परिवर्तन होगा पाठ्यचर्या जिसे करिकुलम कहेंगे और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी में सकारात्मक बदलावों के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से किया जाएगा? करिकुलम और पेडागोगी के माध्यम से ये सारे बदलाव किए जाएँगे। एनसीएफ के प्रमुख और विशिष्ट लक्ष्य कौन-कौन से हैं? तो एनसीएफ का विशेष लक्ष्य केवल विचारों को बदलना नहीं है, बल्कि शिक्षा में अभ्यासों को बदलने में सहायता करना है। किसको बदलना है? अभ्यास को भी बदलना है। ठीक है? चूँकि पाठ्यचर्या छात्र के स्कूल में होने वाले समग्र अनुभवों को समाहित करती है, इसलिए अभ्यास में केवल पाठ्यचर्या सामग्री और शिक्षा शास्त्र ही शामिल नहीं है, बल्कि ये भी शामिल है। क्या-क्या शामिल है? स्कूल का वातावरण शामिल है और स्कूल की संस्कृति भी शामिल है उसमें। एनसीएफ का उद्देश्य होगा पाठ्यचर्या के इसी समग्र और संपूर्ण परिवर्तन को लाना है। यह समग्र परिवर्तन छात्रों के सीखने के समग्र अनुभवों को सकारात्मक रूप में बदलने में सक्षम बनाएगा। ठीक है? किस रूप में? सकारात्मक रूप में बदलने में सक्षम बनाएगा। अब बात करेंगे, अगला पॉइंट है एनसीएफ की संरचना और प्रस्तुति के उद्देश्य के बारे में। ठीक है? क्या कह रहा है एनसीएफ की संरचना और प्रस्तुति क्या कह रही है? तो कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ की जो संरचना है और प्रस्तुति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। कौन से उद्देश्य? स्कूल शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने में वह सक्षम हो। प्राथमिक फोकस क्या होगा? होगा अध्यापक। प्राथमिक फोकस किस पे होगा? शिक्षक पे। क्या कि एनसीएफ की संरचना में शिक्षक को प्राथमिक फोकस में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है कि एनसीएफ की संरचना में प्राथमिक फोकस में किसको रखा गया है? तो एनसीएफ की संरचना में प्राथमिक फोकस में शिक्षक को रखा गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षक शिक्षा के अभ्यास के केंद्र में होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं? तो शिक्षा के अभ्यास के केंद्र में कौन होता है? तो शिक्षक होता है। ठीक है? हम कह देंगे टीचर, अरे क्या होगा? छात्र होगा। छात्र नहीं होगा। शिक्षा के केंद्र में कौन होता है? तो शिक्षा के केंद्र में शिक्षक होता है। तो इसलिए एनसीएफ की संरचना में प्राथमिक फोकस में किसको रखा गया है? तो शिक्षक को रखा गया है। शिक्षक ही वे होते हैं जो वांछित परिवर्तनों के लिए अंततः क्या बनते हैं? मशालची बनते हैं। क्या बनते हैं? मशालची। मशाल लेकर आगे चलने का काम करते हैं। टॉर्च बियरर बनते हैं, मशालची बनते हैं। यानी वांछित परिवर्तनों के लिए अंततः मशालची कौन बनते हैं? तो अध्यापक बनते हैं। इसलिए एनसीएफ की संरचना में प्राथमिक फोकस में किसको रखा गया है? शिक्षक को रखा गया है। इसलिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, डेवलपर्स, प्रशासकों और अन्य सभी को शिक्षक के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यानी शिक्षक के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। किसे? पाठ्यचर्या को, पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तक को। डेवलपर्स, पाठ्य पुस्तक डेवलपर एक ही में है। फिर प्रशासक हो गया और अन्य सभी जो होंगे ये क्या करेंगे? किसके दृष्टिकोण को अपनाएंगे? तो शिक्षक के दृष्टिकोण को अपनाएंगे। अब बात करेंगे एनसीएफ की समझ और उसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। एनसीएफ की समझ क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है? तो एनसीएफ को वर्तमान शोध और अनुभव पर आधारित होने के बावजूद क्या करना है? इसमें किसके योग्य बनाने का लक्ष्य है। यानी एनसीएफ जो है वर्तमान शोध और अनुभव पर आधारित है, उसके बावजूद भी उसको योग्य बनाने का लक्ष्य है। किसके? व्यवहार में लगे लोगों के लिए समझने योग्य, प्रासंगिक और प्रयोग करने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वर्तमान का जो एनसीएफ है वो शोध और अनुभव पर आधारित है, उसके बावजूद भी इसको व्यवहार में लगे लोगों के लिए समझने योग्य और प्रासंगिक और प्रयोग करने योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान देना है। एनसीएफ को निम्नलिखित अभ्यासकर्ताओं प्रैक्टिशनर के लिए उपयोगी बनाया गया है। किसके लिए उपयोगी बनाया गया है? तो प्रैक्टिशनर के लिए उपयोगी बनाया गया है एनसीएफ को। जैसे शिक्षक, शिक्षक और अन्य शिक्षक, शिक्षकों को शिक्षित करने वाले टीचर एजुकेटर्स, यानी कि जो शिक्षक हैं और जो शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। दूसरा स्कूल मेला नहीं, स्कूल नेता, स्कूल लीडर्स। इस शिक्षा प्रणाली के पदाधिकारी जैसे कि परियोजना अधिकारी, क्लस्टर और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और परीक्षा बोर्ड। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, विकास टीमें एनसीएफ के अभ्यासकर्ता जो हैं तो उनके बारे में शिक्षक हो गया अभ्यासकर्ता। एनसीएफ के अभ्यासकर्ता जो हैं शिक्षक है, स्कूल नेता है, शिक्षक प्रणाली के जितने भी पदाधिकारी हैं, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, इन सबको इसमें शामिल किया। व्यापक दर्शकों के लिए अंतर्दृष्टि की बात कर रहा है तो कैसे? एनसीएफ का उद्देश्य इच्छुक पाठकों को उचित समझ प्रदान करना भी है। जैसे कौन कौन इसमें शामिल है? तो स्कूल के लिए हमारे नए दृष्टिकोण को शिक्षा कैसे दिखानी चाहिए और क्यों। दूसरा, माता पिता, समुदाय के सदस्य भारत के नागरिकों के रूप में व्यक्ति की भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि भारतीय शिक्षा में उन सभी की हिस्सेदारी है। यह किसके लिए किया गया? तो एनसीएफ का जो उद्देश्य है इच्छुक पाठकों को एक उचित समझ प्रदान करना भी है। अब अगला पॉइंट क्या है कि एनसीएफ की प्रस्तुति शैली और संरचना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की प्रस्तुति शैली और संरचना को बोधगम्यता, अभिगम्यता और प्रासंगिकता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया। यानी कि एनसीएफ की जो प्रस्तुति है, उसकी शैली है और संरचना को किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया है? तो एनसीएफ की प्रस्तुति, शैली, संरचना को
बोधगम्यता, अभिगम्यता और प्रासंगिकता को के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यासकर्ताओं के लिए उपयोगी बन सके। अमूर्तता से अभ्यास तक, फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू प्रैक्टिस। एनसीएफ का लक्ष्य है कि अंतर्निहित दर्शन और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, लेकिन यह केवल अमूर्तता के स्तर पर ही नहीं छोड़ता, बल्कि इसे व्यवहार के स्तर पर भी लाता है। दूसरा, स्पष्टता से विचारों को संप्रेषित करने के लिए एनसीएफ में अभ्यास के स्तर पर विवरण और विशिष्टता के विभिन्न स्तर शामिल हैं। इसमें इसमें विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों से शिक्षक, पाठचर्या डेवलपर बाध्य नहीं है, लेकिन यह परिकल्पना की गई है कि विवरण का स्तर एनसीएफ को समझने योग्य, प्रासंगिक और प्रयोग योग्य बनाने में मदद करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीएफ की संदर्भ की वास्तविकता और आकांक्षा क्या है। ठीक है, तो एनसीएफ का लक्ष्य है वर्तमान की विशिष्ट संस्थान शिक्षक की वास्तविकता को ध्यान में रखना है, साथ ही सर्वोत्तम संसाधन वाले संस्थानों की कल्पना के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। इस प्रकार एनसीएफ का लक्ष्य हमारे संदर्भ की वास्तविकता में गहराई निहित होना, फिर भी यह आकांक्षापूर्ण है। एनसीएफ की खंड और संरचना के बारे में बात करें तो आपके द्वारा प्रदान किए गए पाठ के आधार पर एनसीएफ में खंडों का सेट। हाथ में मौजूद खंड एनसीएफ का व्यापक रूप से वर्णन करता है। एनसीएफ को अभ्यासकर्ताओं के लिए यथासंभव प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य को सक्षम करने के लिए इसके बाद 8 खंड और होंगे। ठीक है, इन 8 खंडों में 7 विशिष्ट पाठचर्या क्षेत्रों पर होंगे। पहला कला और संगीत, दूसरा भाषाएं, तीसरा गणित, चौथा विज्ञान, पांचवा सामाजिक विज्ञान और मानविकी, छठा खेल, सातवां व्यावसायिक शिक्षा। एक खंड स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाओं पर होगा। तो यह 8 खंड हैं। ठीक है, 8 खंड सब्जेक्ट्स हैं और एक खंड जो होगा वो किस पे होगा? स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाओं पर होगा। कार्यान्वयन को सक्षम बनाना, आगामी खंडों में विशिष्ट मामलों पर अधिक विवरण होगा ताकि एनसीएफ के कार्यान्वयन को सक्षम किया जा सके। यह विवरण पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक डेवलपर से लेकर शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं तक अभ्यासकर्ताओं द्वारा इसके उपयोग को सक्षम करेगा। अब बात करें कि खंड की कुल संख्या कितनी है एनसीएफ में। तो एनसीएफ एफएस बुनियादी चरण के लिए एनसीएफ को इस एनसीएफ के साथ शामिल किया गया। किसको? एनसीएफ एफएस को किसके साथ शामिल किया गया है? तो बुनियादी चरण के लिए एनसीएफ के साथ शामिल किया गया। इसके लिए इसे अन्य विस्तृत खंडों में एक माना जाएगा। इस प्रकार हाथ में मौजूद खंड मिलाकर कितने हो गए? पूरे सेट के कुल 10 खंडों का हो जाता है। वर्तमान खंड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द करेंट वैल्यू। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का एकीकृत अवलोकन खंड में 5 भागों में संरक्षित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है कितने भागों में संरक्षित किया गया है? तो 5 भागों में संरक्षित किया गया है इसे। जैसा कि आप देखेंगे, जैसे पहला भाग है, पहला भाग को क्या कहा गया है? पहला भाग को अप्रोच कहा गया है। क्या कहा गया है? अप्रोच। यह एनसीएफ की बुनियादी रूपरेखा और डिजाइन का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? तो एनसीएफ की बुनियादी रूपरेखा का वर्णन करता है। इसको क्या कहते हैं? अप्रोच। पहला भाग को क्या कहा जाता है? अप्रोच कहा जाता है। और यह किसका गठन करता है? तो बुनियादी फंडामेंटल फ्रेमवर्क का डिजाइन का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें कितने अध्याय दिए हैं? तो जो अप्रोच दिया है इसमें 3 अध्याय दिए गए। अप्रोच में कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। पहला अध्याय क्या कह रहा है? जो शिक्षा के लक्ष्य और पाठचर्या क्षेत्र की बात करता है। दूसरा अध्याय स्कूल के चरण, तर्क और डिजाइन से संबंधित है। दूसरा चरण। तीसरा चरण है सभी चरणों में सीखने के मानक, शिक्षा शास्त्र, सामग्री और मूल्यांकन के लिए दृष्टिकोण। अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड, पेडागोगी, कंटेंट एंड असेसमेंट अक्रॉस स्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो अप्रोच जो है, पहला भाग क्या है? पहला भाग अप्रोच है। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो अप्रोच जो है उसमें 3 अध्याय शामिल हैं। ठीक है, दूसरा चरण भाग बी में। भाग बी में कितना है? यह स्कूल विषय क्षेत्र से संबंधित है। पहले में अप्रोच था और दूसरे में क्या है? स्कूल सब्जेक्ट एरिया के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या है? यह भाग विभिन्न शैक्षणिक विषयों और चरणों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 10 अध्याय हैं। बी भाग में जो स्कूल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है उसमें कितने भाग दिए हुए हैं? 10 भाग दिए हुए हैं, 10 अध्याय हैं। दूसरे भाग में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय। पहला चैप्टर है मूलभूत चरण से, फाउंडेशनल स्टेज से। दूसरा शिक्षा भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज एजुकेशन। तीसरा गणित शिक्षा, मैथमेटिक एजुकेशन। चौथा विज्ञान शिक्षा, साइंस एजुकेशन। पांचवा सामाजिक विज्ञान। छठा कला शिक्षा। सातवां अध्याय अंतर विषयक क्षेत्र से है, इंटर डिसिप्लिनरी एरिया। आठवां शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। नौवां व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। 10वां माध्यमिक चरण, ग्रेड 11 और 12 संबंधित है। ठीक है, तो बी जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है। भाग बी किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से। और कितने अध्याय हैं इसमें? तो इसमें 10 अध्याय हैं। पहला भाग किससे था? पहला भाग अप्रोच से था। उसमें कितने भाग थे? उसमें 3 भाग थे, 3 अध्याय थे। पहला भाग में 3 अध्याय, दूसरा भाग में 10 अध्याय। अब देखते हैं टोटल कितने हैं? 5 भाग हैं।
तीसरा भाग सी, तीसरा भाग किससे संबंधित है? क्रॉस कटिंग विषय वस्तु से। क्रॉस कटिंग थीम्स, यह भाग शिक्षा में मूल्यों और व्यापक सामाजिक पहलुओं के एकीकरण पर केंद्रित है। तीसरा भाग किस पे संबंधित है? तो तीसरा भाग जो है क्रॉस कटिंग थीम पे बताया गया है, जो मूल्यों और व्यापक सामाजिक पहलुओं के एकीकरण पर केंद्रित है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो तीसरा भाग में कितने अध्याय हैं? तो तीसरे भाग में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय कौन कौन सा है? पहला चैप्टर मूल्य, दूसरा समावेशन, तीसरा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, चौथा मार्गदर्शन और परामर्श, पांचवा पर्यावरण, छठा भारत में निहित। ठीक है, तो यह भाग किसमें है? क्रॉस कटिंग मूल्य, सामाजिक मूल्य की जो बात कर रहा है वो किसमें शामिल है? सी में। ठीक है, पॉइंट। अगला भाग क्या है? अगला भाग 4 डी में क्या है? स्कूल संस्कृति और प्रक्रियाओं, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। किसमें? भाग 4 में, भाग डी में। क्या कह रहा है कि यह भाग स्कूल के वातावरण और संचालन को बदलने के उद्देश्य से है। चौथा भाग किससे संबंधित है? वातावरण और स्कूल के संचालन को बदलने से संबंधित है। इसमें कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। कौन कौन सा? स्कूल संस्कृति और स्कूल प्रक्रियाओं से संबंधित है। स्कूल कल्चर और स्कूल प्रोसेस से संबंधित है। किसमें? डी में, भाग 4 में। अब बात करेंगे अगला भाग 5, भाग ई। कितने हैं? एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना। यह भाग एनसीएफ को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक संदर्भों और प्रशासनिक समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 4 अध्याय दिए हुए हैं। पहला अध्याय सीखने के लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा चैप्टर छात्र शिक्षक अनुपात, प्यूपल टीचर रेशियो, किसमें है? भाग ई में दिया है। प्यूपल टीचर रेशियो की बात कर रहे हैं। पीटीआर की बात किसमें की गई है? पूछ देगा कि पीटीआर की बात किस भाग में की गई है? तो 5वें भाग में की गई है। किसमें? क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम में बात की गई है। तीसरा अध्याय किसमें? शिक्षकों को सक्षम और सशक्त बनाना है। चौथा भाग शैक्षणिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका की बात की गई है। तो 4 अध्याय इसमें हो गए। ठीक है, तो इस तरह से 5 भाग में बांट के इसका अध्ययन किया जाएगा। अब बात करेंगे एनसीएफ से जुड़े दस्तावेज के बारे में। एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स विथ एनसीएफ। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अपने उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है, लेकिन समग्र शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में इसकी बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एवं इसके अन्य प्रमुख दस्तावेजों के साथ मिलाकर पढ़ना महत्वपूर्ण है। यहाँ एनसीएफ से जुड़े मुख्य दस्तावेजों का विवरण दिया गया है। दस्तावेज का नाम और एनसीएफ के साथ संबंध, उसकी भूमिका और क्या उसकी भूमिका है एनसीएफ के साथ, उसके बारे में देखेंगे। दस्तावेज का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या कह रही है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो एनसीएफ के साथ उसका संबंध है और जुड़ा हुआ उसका भूमिका। तो एनसीएफ को एनईपी 2020 के साथ पढ़ने पर सूक्ष्मताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, खासकर समग्र शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में। किसमें बात करिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। मसौदा 2019, ड्राफ्ट एनईपी 2019, यानी कि जो ड्राफ्ट एनईपी था 2019 में, उसमें क्या कहा गया था? तो एनईपी 2020 के साथ साथ मसौदा एनईपी 2019 भी एनसीएफ की पृष्ठभूमि और संदर्भ को समझने में मदद करेगा। ये 2 पॉइंट हो गए दस्तावेज। तीसरा दस्तावेज क्या है एनसीएफ के लिए? जनादेश दस्तावेज। कौन सा दस्तावेज? द मैंडेट डॉक्यूमेंट्स फॉर एनसीएफ 2022। जनादेश दस्तावेज कब आया था? जनादेश दस्तावेज 2022। ध्यान देना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 और जनादेश दस्तावेज 2022। तो जनादेश दस्तावेज है वो क्या कह रहा है कि यह दस्तावेज एनईपी और मसौदा एनईपी और एनसीएफ के बीच पुल का काम करता है, जिसके आधार पर एनसीएफ का विकास किया जाएगा। पूछ रहेगा क्वेश्चन कि एनईपी और मसौदा एनईपी है, ठीक है, मान लेते हैं मसौदा एनईपी और एनईपी दोनों को जोड़कर, और एनसीएफ के बीच पुल का काम कौन कर रहा है? तो मसौदा एनईपी है, जो एनईपी एनसीएफ है, इन दोनों के बीच पुल का काम कौन करेगा? तो जनादेश दस्तावेज 2022 काम करेगा। ठीक है, यह पॉइंट्स ध्यान रखना है, यह पॉइंट्स ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एनसीटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है एनसीटीई? तो यह विकास प्रक्रिया के अधीन है और एनसीएफ से सूचित होगा, इसलिए इसे एनसीएफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। एनसीएफ के साथ मिलाकर किसको पढ़ना है? तो एनसीटीई को पढ़ना है एनसीएफ के साथ मिला के। ठीक, अगला दस्तावेज क्या है? एनसीएफएई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। एनसीएफई क्या कह रहा है कि यह भी एनसीएफ से प्रेरणा लेगा। एनसीएफ से प्रेरणा कौन लेगा? तो एनसीएफएई लेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। एनसीएफ की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ की मुख्य विशेषताएं जिन्हें इसे पढ़ते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या? लक्ष्य निर्देशित। क्या है? एनसीएफ की मुख्य विशेषताएं हैं लक्ष्य निर्देशित है, गोल डायरेक्टेड। एनसीएफ संपूर्ण दृष्टिकोण पाठचर्या लक्ष्यों द्वारा संचालित है, जो शिक्षा के लक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। ये लक्ष्य सभी तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं और केंद्र बिंदु में रहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अभ्यास को सक्षम करने के लिए प्रैक्टिस इन बेलिंग। ठीक है, यह सैद्धांतिक मामलों को व्यवहार में बदलने और आश्रित करने का प्रयास करता है।
शिक्षा या तो अभ्यास के स्तर पर होती है या नहीं होती है, इसलिए अभ्यास क्या करना है, विशेष पे जोर देना। यानी अगर आप अभ्यास करोगे, अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो आपको अभ्यास करना जरूरी है, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो शिक्षा नहीं मिलेगी, इसलिए अभ्यास जरूरी है। शैक्षिक रूप से वैध माना गया है, एजुकेशनल वैलिड या सुदृढ़ अनुसंधान, अनुभव और संचित ज्ञान पर आधारित है, जो भारत और दुनिया भर में प्राप्त किया गया है। आकर्षक शिक्षा को बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए रोचक और रोमांचक बनाया जाना चाहिए। सुधार प्रेरक के बारे में बात करें तो इम्प्रूवमेंट ड्राइविंग, तो यह व्यावहारिक बाधाओं और सीमाओं के भीतर भी जमीनी स्तर पर चीज़ों को बदलने में सक्षम होनी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। विविधता को समाहित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत की विविधता उसकी सभी रूपों में केवल संबोधित किया जाना चाहिए, बल्कि इसे सीखने के लिए एक संसाधन भी बनाया जाना चाहिए। सातवां, परस्पर सुदृढ़ तत्व, मल्टी रेनफोर्सिंग एलिमेंट्स होना चाहिए। इस तरह से अगर लास्ट में आए तो ऊपर जितने भी विचार उल्लेखित किए गए हैं, जितने भी सभी आयाम हैं, वे सभी परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। इसी प्रकार पाठचर्या का लक्ष्य, सामग्री, पेडागोगी यानी शिक्षा शास्त्र, स्कूली संस्कृति और अभ्यास और आकलन एवं मूल्यांकन परस्पर क्या है, सुदृढ़ है। तो बच्चों, दोस्तों, क्या था ये एनसीएफ से संबंधित पहला चैप्टर था, जो इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट इसका पॉइंट लेके आएंगे। पहला चैप्टर जो हमने 5 भाग पढ़े थे, उसमें जो अप्रोच था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे वाली वीडियो आपको आराम से मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।